आज हम शुरू कर रहे हैं राजस्थान करंट अफेयर साप्ताहिक सुजसी प्रश्नोत्तरी 85 से 91 तक। ठीक है, पिछली बार हमने देखी थी 79 से 84 तक। तो यहाँ पे हम सविस्तार इसका विस्तृत रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें हम मुख्य रूप से देखने वाले हैं दुर्बल नाथ जी का पैनोरमा कहाँ लगाया गया, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना क्या है, और राजस्थान का जो 2030 तक अक्षय ऊर्जा का जो लक्ष्य है वो 115 गीगावाट है। ठीक है, और ये इसके साथ ही हमने जो भी पिछले सप्ताह में जो भी हमने शॉर्ट्स के रूप में सुजैसी प्रश्नोत्तरी के 5 क्वेश्चन प्रतिदिन हमने देखे थे, उनका विषय विस्तार हम वर्णन यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, किन प्रश्नों के अंदर क्या क्या डिटेल्स है और कहाँ तक की एग्जाम में हमें पूछा जा सकता है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है और ये कितनी जो मतलब सरकार है उसका कितना महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। जैसे हम देखें कि गवर्नमेंट सरकार जैसे सेंटर में होती है, तो वहाँ पे जैसे PIB है, AI है, ऑल इंडिया रेडियो है। ठीक है, और जैसे द हिंदू इंग्लिश समाचार पत्र आता है, वो उसके महत्वपूर्ण ऑथेंटिक स्रोत होते हैं। उसी प्रकार हमारे राज्य सरकार द्वारा जो भी आयोजन समारोह है, नीतियाँ योजनाएं लागू की जाती हैं, वो जनता के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए रोजाना ई बुलेटिन के रूप में सुजस ई बुलेटिन प्रदर्शित की जाती है, और मासिक पत्रिका के रूप में सुजस पत्रिका निकाली जाती है। ठीक है, जिसमें सरकार के जो भी चीज़ें होती हैं वो ऑथेंटिक रूप से वहाँ पे प्रदर्शित की जाती हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो इस सुजस के अंदर आती हैं और वही ऑथेंटिक होती हैं। जैसे हम माने तो हमारे राजस्थान में जैसे RBSC की जो बुक हैं, NCERT बुक्स हैं, ऑथेंटिक बुक्स हैं, हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है वो भी ऑथेंटिक है। उसी प्रकार सुजस भी एक ऑथेंटिक स्रोत होता है। ठीक है, तो उसी से हम यहाँ पे पढ़ते हैं रोज, और वहीं से हम आज उसका विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो हम आज के क्वेश्चन यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है, राज्य सरकार द्वारा संत तुलसीनाथ जी का पैनोरमा कहाँ बनाया जा रहा है? सिवाना, बांदीकुई, करनाल, डीडवाना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बांदीकुई। दौसा के अंदर यह बनाया जा रहा है, और दुलीनाथ जी को ही हम दुर्बलनाथ जी बोलते हैं। ठीक है, चाहे दुलीनाथ जी को हो या दुर्बलनाथ जी को हो, इनका जो पैनोरमा है वो बांदीकुई दौसा में बनाया जा रहा है। ठीक है, अब इसके बारे में हम जानकारी देखें। बात करें बजट 2026-27 में जो घोषित पैनोरमा है, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2026 में कौन सा पैनोरमा घोषित किया गया है, या फिर हम पूछ सकते हैं कि कौन कौन से पैनोरमा महत्वपूर्ण है। तो पहला हम बात करते हैं संत दुलीनाथ जी या दुर्बलनाथ जी का पैनोरमा बांदीकुई दौसा में बनाया जा रहा है, और वीर दुर्गादास का पैनोरमा सिवाना बालोतरा में बनाया जाएगा। हाडी रानी का पैनोरमा सलूम्बर में बनाया जाएगा जो नया जिला बना है, और वीर तेजा जी का पैनोरमा जो खरनाल नागौर के अंदर बनाया जाएगा, और महर्षि दयानंद सरस्वती का पैनोरमा अजमेर में बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पैनोरमा थे जो जिनकी घोषणा 2026 और 27 के अंदर बजट के अंदर की गई थी। ठीक है, अन्य पैनोरमा जो महत्वपूर्ण है, ठीक है, जो हाल ही में स्थापित किए गए हैं, जैसे श्री महावीर जी पैनोरमा करौली में बनाया गया है, भक्त शिरोमणि कर्माबाई का पैनोरमा डीडवाना में बनाया गया है, श्री यादव पैनोरमा झालामठ जोधपुर में बनाया गया है, और नागनेची माता का पैनोरमा नगाना गांव बालोतरा में। जैसे नागनेची माता थी, ठीक है, इनका जो मंदिर है वो नगाना गांव में था। हम बाड़मेर में पढ़ा करते थे, लेकिन बाड़मेर से बालोतरा जिला जो अलग हो गया है उसके कारण नगाना गांव बालोतरा में आ गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण थे, आपको याद रखना है। इनमें से कोई सा भी पैनोरमा आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, डिजिटल अरेस्ट सहित अन्य गंभीर साइबर अपराधों पर नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए राज्य सरकार प्रदेश में किस नए केंद्र की स्थापना करने जा रही है? स्टेट साइबर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर, डिजिटल सुरक्षा एवं अनुसंधान केंद्र, और राजस्थान एंटी साइबर फ्रॉड सेल। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर, जिसको हम 4R4C के नाम से R4 राजस्थान, 4C मतलब साइबर, C4 क्राइम, C4 कंट्रोल, C4 सेंटर। तो ये इस तरह से R4C इसका फुल फॉर्म राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर हो जाता है। अब इसके बारे में हम जानकारी देखें। राजस्थान में साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और तुरंत सहायता के लिए राजस्थान सरकार ने राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर R4C की स्थापना की है। ठीक है,
जब ऑनलाइन ठगी, डिजिटल फ्रॉड या डिजिटल अरेस्ट जैसी आपातकालीन स्थिति में तुरंत सहायता के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो साइबर जो नंबर हैं जिनमें 1930 ये एक नंबर है, इनके तहत आप मतलब शिकायत कर सकते हैं आपातकालीन, जैसे आपके साथ अगर ठगी हुई हो, फ्रॉड हुआ हो या डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई भी घटना हुई हो, ठीक है, साइबर अपराध से संबंधित, तो साइबर अपराध से संबंधित जो कॉल है वो आप 1930 पर कर सकते हैं, ठीक है, और आपको सहायता प्राप्त हो सकती है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करें, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत प्रति लीटर दूध पर कितने रुपए का अनुदान दिया जाता है? 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए, 7 रुपए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 रुपए। बात करें मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना की, तो राजस्थान सरकार द्वारा पशुपालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहन करने के लिए चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी पहल है। इसमें जो अनुदान राशि मिलती है दुग्ध उत्पादकों को सीधे प्रति लीटर मतलब 1 लीटर पर 5 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। राज्य के किसानों और पशुपालकों को उनके द्वारा सरकारी डेयरी पर बेचे जाने वाले दूध पर यह दिया जाता है। यानी कोई पशुपालक है या कोई किसान है, ठीक है, सरकारी डेयरी है आसपास में कहीं पर भी, तो आप वहां पे जाकर के जब भी दूध देते हैं, बेचते हैं, तो जितना रुपए आपका बनता है उसके अलावा आपको प्रति लीटर 5 रुपए अनुदान दिया जाता है, मतलब 5 रुपए अधिक प्रति किलो के हिसाब से आपको प्रदान किए जाते हैं। और जो ये रुपए हैं वो डीबीटी के माध्यम से सीधे आपके बैंक खाते में आते हैं। इसका उद्देश्य है छोटे और मध्य वर्ग के डेयरी किसानों की आय बढ़ाना तथा उन्हें बाजार के उतार चढ़ाव की वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। और नोडल एजेंसी की बात करें तो इसकी जो नोडल एजेंसी है राजस्थान सरकार के पशुपालन विभाग और राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है, ठीक है। इसमें 2 विभाग है, एक तो राजस्थान का पशुपालन विभाग है, दूसरा है राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, ठीक है। ये 2 इसके नोडल एजेंसियां, नोडल विभाग हैं, ठीक है। तो ये 2 चीजें थी। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना में प्रति किलो 5 रुपए की आर्थिक सहायता अधिक दी जाती है। भुगतान डीबीटी के माध्यम से होता है। उद्देश्य है पशुपालकों और किसानों की आय को बढ़ाना, ठीक है। और नोडल एजेंसियां पशुपालन विभाग और राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन को बनाया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, जो प्रसिद्ध सुंदा माता मंदिर कहाँ स्थित है? जालोर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर। तो इसका आंसर है जालोर। अब बात करें सुंदा माता मंदिर भीनमाल जालोर के अंदर स्थित है, ठीक है। और यहाँ पे क्या था कि ये विशेषता क्या है कि यहाँ पे राजस्थान का पहला और सबसे लंबा 800 मीटर लंबा रोपवे यहाँ पे स्थापित किया गया था, जो कि प्रारंभ हुआ था 20 दिसंबर 2006 को। तो पहला जो रोपवे था राजस्थान के अंदर वो सुंदा माता मंदिर जालोर में लगाया गया था, ठीक है। दूसरा रोपवे अगर बात करें तो मनसा पूर्णा करणी माता रोपवे उदयपुर के अंदर करणी माता है, मनसा पूर्णा करणी माता। जबकि करणी माता की बात करें तो करणी माता जो है वो बीकानेर है, ठीक है। ये है मनसा पूर्णा करणी माता, ठीक है। यहाँ पे भी रोपवे लगाया गया है जिसका प्रारंभ 8 जून 2008 को किया गया था। वहीं पे हम बात करें सावित्री माता रोपवे तो पुष्कर में बनाया गया है। सामोद वीर हनुमान मंदिर रोपवे जयपुर के अंदर बनाया गया है, जो कि सामोद के अंदर है, जिसका प्रारंभ 20 मई 2019 को किया गया था। और यह राजस्थान का पहला मानव रहित और स्वचालित रोपवे है, ठीक है। अब बात करें बजट 2026-27 में घोषित रोपवे, तो बजट 2026-27 के अंदर 2 रोपवे घोषित किए गए हैं। एक तो अन्नपूर्णा माता मंदिर राजसमंद के अंदर, दूसरा है बांकी माता जो रायसर जमवारामगढ़ जयपुर के अंदर स्थित है। इन 2 पर स्थापित करने की घोषणा की गई है, ठीक है। ये हमारे प्रमुख रोपवे थे, ठीक है। एग्जाम में आज क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना के तहत राजस्थान में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए कितने स्थानों को चिन्हित किया गया है? एक योजना है प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना, उसके तहत चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की जाती है। उसके लिए हमारे राजस्थान के अंदर कितने स्थानों को चिन्हित किया गया है? 150, 200, 250, 500। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 250। अब बात करें प्रधानमंत्री ड्राइव योजना है क्या? प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और चार्जिंग बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए चलाई जा रही है। एक प्रमुख सब्सिडी यह योजना, इसके अंदर सब्सिडी दी जाती है और इसके तहत 10,900 करोड़ रुपए बजट इसका निर्धारण किया गया है। अब बात करें योजना का क्या उद्देश्य है, तो इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सीधी सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है। अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं तो उसके अंदर
केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कुछ अनुदान होता है जो आपको देती है, ठीक है। और देश भर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशनों और आधारभूत ढांचे को तेजी से विस्तार करना इसका उद्देश्य है। और सब्सिडी की बात करें तो 100% सब्सिडी कब दी जाती है? सरकारी कार्यालय, आवासीय कॉलोनी, अस्पताल और शैक्षणिक स्थानों में बुनियादी ढांचे और चार्जिंग उपकरणों पर 100% सब्सिडी प्रदान की जाती है। अगर आप चार्जिंग स्टेशन लगाते हैं, कहीं का सरकारी कार्यालय है, आवासीय कॉलोनी है, अस्पताल है, शैक्षणिक संस्थान है, इनके आसपास के दायरे में अगर आप चार्जिंग स्टेशन लगाते हैं तो उसके ऊपर सरकार आपको 100% अनुदान देती है या सब्सिडी देती है। और 80% सब्सिडी कब देती है? जब आप रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों, मेट्रो स्टेशनों, नगरपालिका पार्किंग स्थलों, पेट्रोल पंपों, राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाजा आदि जैसे स्थानों के पास में अगर आप चार्जिंग स्टेशन लगाते हैं तो वहां पे लिए आपको सरकार 80% सब्सिडी देती है। अब बात करें, देश भर में लगभग 72,300 पब्लिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 2,000 करोड़ के वित्तीय आवंटन और सब्सिडी को मंजूरी दी गई है, जिसमें से राजस्थान में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए 250 स्थानों को चिन्हित किया गया है। बात करें पीएम ड्राइव योजना की, तो इसके तहत आपको क्या दिया? इसके तहत जो बजट किया गया है वो 10,900 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। और इसमें आपको 100% सब्सिडी भी दी जाती है। जहां आप अगर सरकारी कार्यालय, आवासीय कॉलोनी, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थाओं में अगर आप खोलते हैं तो वहां पे 100% और हम 80% जो दी जाती है वित्तीय सहायता सब्सिडी, तो वो रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों, मेट्रो स्टेशनों, नगर पालिकाओं और पेट्रोल पंप के आसपास या राष्ट्रीय या राज्य राजमार्गों के आसपास में अगर आप कोई भी चार्जिंग स्टेशन लगाते हो वहां पे 80% दी जाती है। और कुल भारत के अंदर जो स्टेशन लगाने की बात की गई है वो 72,300 चार्जिंग स्टेशन लगाने की घोषणा की गई है। और वहीं पे हम बात करें हमारे राजस्थान में, तो हमारे राजस्थान में 250 स्थानों को चिन्हित किया गया है जहां पे चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत ने किस वर्ष नेट जीरो यानी जितना कार्बन हम पर्यावरण में छोड़ते हैं उतना ही वापस सोखकर कार्बन उत्सर्जन को संतुलित या शून्य करने का लक्ष्य रखा गया है। मतलब जितना कार्बन हम उत्सर्जित करते हैं उतने ही कार्बन को हम सोख लें या उस कार्बन को हम संतुलित कर लें। मतलब हमने जितना उत्सर्जित किया उतना ही हमने सोख लिया, मतलब जीरो। तो उस जीरो करने का लक्ष्य जो रखा गया है वो रखा गया है 2070 तक। ठीक है, ये भारत का लक्ष्य है कि हम नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य है वो 2070 तक प्राप्त कर लेंगे। जितना हम उत्सर्जन करेंगे कार्बन का उतना ही हम उसको कम कर लेंगे। ठीक है, अब बात करें हम जो 2070 जीरो जो नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य रखा गया था वो कब रखा गया? ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें तो भारत ने ग्लासगो में जब COP 26 जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ तो वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की ऐतिहासिक घोषणा की भारत ने। इसका अर्थ है कि 2070 तक देश जितना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करेगा प्रकृति और प्रौद्योगिकी द्वारा उतना ही वायुमंडल ये सोख लिया जाएगा। प्रकृति मतलब जैसे अभी पेड़ पौधे लगाएंगे, जैसे हरियालो राजस्थान चलाया जा रहा है उसी प्रकार के आधार पर पेड़ पौधे लगा करके प्रकृति के द्वारा ही उसको सोख लिया जाता है, पेड़ पौधों के द्वारा। और प्रौद्योगिकी के द्वारा मतलब जितने भी हम जैसे वायु सोखने के लिए या वायु फिल्ट्रेशन के लिए जो भी संयंत्र लगाए जाते हैं उनके द्वारा हम प्रौद्योगिकी के माध्यम से भी हम इसका कम कर सकते हैं, जिससे शुद्ध उत्सर्जन शून्य हो जाएगा कार्बन का। ठीक है, जब COP 26 हुआ था ग्लासगो के अंदर तब हमारे प्रधानमंत्री ने पंचामृत लक्ष्य को घोषित किए थे। ठीक है, और उन पंचामृत लक्ष्यों की बात करें तो पहला लक्ष्य था 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा को 500 गीगावाट तक पहुंचाना। मतलब गैर जीवाश्म में जब हम बात करें तो अक्षय ऊर्जा की बात आती है। अक्षय ऊर्जा में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है, इन चीजों की बात आती है, या बायोगैस की बात आती है। ठीक है, उसके माध्यम से हम 500 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन करेंगे। और उसी दूसरा जो लक्ष्य है वो है 2030 तक अपनी ऊर्जा जरूरतों को 50% नवीकरणीय ऊर्जा जिसमें सौर, पवन आदि से पूरा करना है। दूसरा लक्ष्य है कि हम वर्तमान में जितनी भी ऊर्जा जरूरतें लेते हैं, जैसे कोयले से बिजली बनती है, ठीक है, और जल विद्युत ऊर्जा बनती है, ठीक है, पनबिजली विद्युत ऊर्जा जानते हैं। ठीक है, जो सारी जो ऊर्जा हम
कंजप्शन करते हैं, खपत करते हैं हमारे देश के अंदर, उसका 50% मतलब आधा हिस्सा 2030 तक हम उसका आधा हिस्सा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास जो भी अक्षय ऊर्जा है उसके माध्यम से हम अपनी जरूरत को पूरा करेंगे। ठीक है, 50% हम अपनी अक्षय ऊर्जा के माध्यम से और 50% जो भी हम जीवाश्म ईंधन या जीवाश्म तरीके से हम कोयले से हो, ठीक है, पन बिजली हो, ठीक है, उसके आधार पर हम खपत करेंगे। ठीक है, तीसरा लक्ष्य था कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी लाना। ठीक है, हम बात करें 2030 तक भारत का लक्ष्य था कि जो हम कार्बन उत्सर्जन करते हैं उसमें 1 बिलियन टन तक की हम कमी ला देंगे। ठीक है, और चौथा था 2030 तक कार्बन तीव्रता को 45% से भी कम करना। ठीक है, 1 बिलियन टन तो हम कम करेंगे ही और 45% तक भी हम कम करने का लक्ष्य रखा गया था। और 5 बार जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने की घोषणा भी की गई। भारत का जो शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य है वो वर्ष 2070 का है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अक्षय ऊर्जा, बायोफ्यूल ऊर्जा भंडारण और ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार ने हाल ही में कौन सी नई नीति जारी की है? राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2025, राजस्थान हरित ऊर्जा मिशन 2026, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024, राजस्थान ई मोबिलिटी नीति 2025। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 की घोषणा की है। बात करें राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा 2024 क्या है? राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2025 राज्य के ऊर्जा परिदृश्य को बदलने और प्रदेश को नवीनीकरण ऊर्जा का वैश्विक हब बनाने के लिए यह लागू की गई थी। इसका मुख्य जो लक्ष्य है बात करें तो हमारे राजस्थान का जो लक्ष्य है 2030 तक 125 गीगावाट अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन करना, 125 गीगावाट। अगर हम बात करें, हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि भारत का जो लक्ष्य था 2030 तक वो तो था 500 गीगावाट, और हम अगर राजस्थान के संबंध में बात करें तो 2030 तक 125 गीगावाट का लक्ष्य है। ठीक है, अब उसमें से हम अगर देखें तो सौर ऊर्जा का 90 गीगावाट है, पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा का बात करें तो 25 गीगावाट है, और ऊर्जा भंडारण का 10 गीगावाट है। और दीर्घकालिक लक्ष्य की बात करें तो राजस्थान का 2047 तक लक्ष्य रहेगा 290 गीगावाट उत्पादन का। 2030 तक का तो है 125 गीगावाट और 2047 तक है 290 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का उत्पादन करना। ठीक है, हमने जो रोज हम जो ई प्रश्नोत्तरी पढ़ते हैं शॉर्ट्स के रूप में, वहां पे एक क्वेश्चन और था, राजस्थान सरकार ने वर्ष 2030 तक राजस्थान में कुल कितनी अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 50 गीगावाट, 115 गीगावाट, 290 गीगावाट और 500 गीगावाट। इसका तो आंसर होगा 115 गीगावाट। ठीक है, हमने लक्ष्य देखा पिछले क्वेश्चन के अंदर कि राजस्थान का जो लक्ष्य है 2030 तक कुल है 125 गीगावाट। ठीक है, उसमें से हमने देखा सौर ऊर्जा, पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा। पवन ऊर्जा का देखा हमने 95 गीगावाट, ठीक है, नहीं 90 गीगावाट, और पवन ऊर्जा का देखा हमने 25 गीगावाट। जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो 115 गीगावाट हमारा लक्ष्य आता है। तो यहाँ पे बात की गई है अक्षय ऊर्जा, तो अक्षय ऊर्जा के अंदर आता है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। ठीक है, इन दोनों को शामिल किया जाता है और इन दोनों को शामिल करने के बाद में 115 गीगावाट आता है। तो इसका इसलिए 115 गीगावाट इसका ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि हमें नवीकरणीय ऊर्जा में क्या पूछा गया है, कुल क्षमता पूछी गई है या अक्षय ऊर्जा से पूछी गई है। कुल क्षमता की बात करेंगे तो 125 गीगावाट होगी, और हम बात करें अक्षय ऊर्जा की बात करेगा तो 115 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है। इन दोनों क्वेश्चनों में अंतर है और ये अंतर आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है और आपका दिमाग आपको शांत रख के आपको इसका आंसर देखना है। पहले क्वेश्चन को समझना है और उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अमृत योजना के तहत पूरे राजस्थान में कुल कितने रेलवे स्टेशनों का विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ पुनर्निर्माण किया जा रहा है? एक अमृत योजना तो है
जल संरक्षण से संबंधित, ठीक है। वो हमने पिछली बार जब हमने ई प्रश्नोत्तरी का रिवीजन किया था तो हमने विस्तार पूर्वक उस अमृत योजना का उल्लेख किया था, ठीक है, पढ़ा था, समझा था। और यहाँ पे अमृत योजना जो है वो रेलवे स्टेशनों से संबंधित अमृत योजना के बारे में हमें पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन है 55, बी 75, सी 85, डी 100। तो राजस्थान में जो है 85 रेलवे स्टेशनों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। अब डिटेल से हम अगर बात करें, अमृत भारत स्टेशन योजना, ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? अमृत भारत स्टेशन योजना, क्योंकि यह रेलवे स्टेशनों से संबंधित है। तो रेल मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी पहले इसका उद्देश्य है देश भर के हजारों रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं, बेहतर बुनियादी ढांचे और सिटी सेंटर के रूप में विकसित करना, ठीक है। और राजस्थान में योजना की मुख्य बातें, तो लक्ष्य है राज्य में कुल 85 रेलवे स्टेशनों का चयन किया गया है, उनका आधुनिक सुविधाओं के साथ पुनर्निर्माण करना है, ठीक है, ढांचा वहां का तैयार करना है, ठीक है, आधुनिक जो भी सुविधाएं हैं उनसे उनको परिपूर्ण करना है, इसका लक्ष्य है। और हम बात करें राजस्थान में पूर्ण हो चुके स्टेशनों की, तो 15 से अधिक स्टेशनों का काम पूर्ण हो चुका है, जिसमें बाड़मेर, बूंदी, दौसा, डीग, देशनोक, फतेहपुर, शेखावाटी, गंगापुर सिटी, गोगामेडी, गोविंदगढ़, जैसलमेर, राजगढ़, खेरतल आदि बनकर तैयार हो चुके हैं। मुख्य विशेषता क्या है कि यात्रियों के लिए प्रवेश निकास के अलग रास्ते हों, दिव्यांग अनुकूल सुविधाएं हों, बेहतर पार्किंग हो और राजस्थान की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत और स्थापत्य कला की झलक वहां पे देखने के लिए मिले। मतलब वहां पर आने और जाने का मार्ग अलग हो, दिव्यांगों के लिए अनुकूल व्यवस्था की गई हो, बेहतर पार्किंग हो और राजस्थान की जो भी ऐतिहासिक कला संस्कृति है, वहाँ की जो दीवारें हैं उनके ऊपर चित्रकारी के द्वारा वहां पर उनको उकेरना और उनसे जो भी पर्यटन है, यात्री हैं, उनको अपनी राजस्थान की ऐतिहासिक और कला संस्कृति से अवगत करवाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अब बात करें राजस्थान में प्रमुख शामिल स्टेशन कौन कौन से हैं। जैसे हमने 85 स्टेशनों की बात की, 15 से अधिक स्टेशनों का निर्माण हो चुका है। तो हम बात करें जयपुर मंडल की, ठीक है, जयपुर मंडल में जयपुर, गांधीनगर, अलवर, बांदीकुई, फुलेरा, नरेला, आसनसोल, जोबनेर, सीकर, रिंगस। जोधपुर मंडल में जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, नोक, फलोदी, गोटन, डीडवाना, डेगाना, देवरा। अजमेर मंडल में बात करें डूंगरपुर, भीलवाड़ा, मारवाड़ जंक्शन, फालना, मालवी, राणा प्रताप, साग नगर, सोजत रोड, कपासन। कोटा मंडल में बात करें तो कोटा, सवाई माधोपुर, भरतपुर, बयाना, हिंडौन सिटी, बारा, रामगंज मंडी, भवानी मंडी। और बीकानेर मंडल में बात करें बीकानेर, चूरू, सादुलपुर, रतनगढ़, श्रीगंगानगर, सूरतगढ़ और हनुमानगढ़। इन सभी स्टेशनों को यहाँ पे शामिल किया गया है। हम अगर बात करें तो हमारे राजस्थान में 5 मंडल हैं, ठीक है, और 5 मंडल जो हैं वो आपके सामने हैं। और हम बात करें तो राजस्थान में जो रेलवे जोन है वो 2 हैं, ठीक है, जिसमें हम बात करें तो पहला जो जोन है वो तो है उत्तर पश्चिम रेलवे, दूसरा है पश्चिम मध्य रेलवे जोन, ठीक है। हम बात करें 2 तो जोन है, 5 मंडल हैं। तो उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन में तो 4 मंडल है, इसमें एक है। इसमें 4 कौन से हैं? एक तो जयपुर मंडल है, ठीक है, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, ठीक है, और इसमें जो कोटा है वो है शामिल है, ठीक है। हमारे राज्य तो आपको याद रखना है कि वर्तमान में हमारे राजस्थान में 2 जोन आते हैं, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन, पश्चिमी मध्य रेलवे जोन। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन में 4 मंडल आते हैं, जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर। और पश्चिम मध्य रेलवे जोन में आता है कोटा मंडल, ठीक है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करें तो प्रदेश में साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने और साइबर अपराधों के खिलाफ त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करने के लिए पुलिस द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया है? ऑपरेशन साइबर क्लीन, ऑपरेशन ई सुरक्षा, ऑपरेशन साइबर शील्ड, ऑपरेशन डिजिटल प्रहार। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सही ऑप्शन, ऑपरेशन साइबर शील्ड चलाया जा रहा है। इसके साथ ही हम बात करें तो हमने जो पिछली क्लास ली थी उसमें हमने पता था टेल 146 चैटबॉट,
ये भी किससे संबंधित था? साइबर अपराध से ही संबंधित था, जिसके अंदर व्हाट्सएप नंबर दिए गए थे, जिसके आप मैसेज करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये एक आपको तथ्यात्मक रूप से आपको याद रखना है। ऑपरेशन साइबर शील्ड, ठीक है, किससे संबंधित है? साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने से संबंधित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहन करने और अनुकूल औद्योगिक वातावरण बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा पिछले 2 वर्षों में कुल कितनी नई नीतियां लागू की गई? 21 नीतियां, 25 नीतियां, 35 नीतियां, 50 नीतियां? तो इसका आंसर है 35 नीतियां। ठीक है, सुजस के अंदर ये ऐसे की ऐसे दिया हुआ था कि दो वर्षों में राज्य सरकार ने लागू की 35 नीतियां। तो ठीक है, वहां से ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब बात करें राजस्थान में निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भजनलाल शर्मा सरकार ने पिछले 2.25 वर्षों में 35 नई औद्योगिक और सेक्टर विशिष्ट नीतियां लागू की हैं। इन नीतियों का मुख्य उद्देश्य है राजस्थान में निवेश आकर्षित करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर पैदा करना। बात करें 35 नीतियों में कुछ प्रमुख नीतियों की हम बात करें, जैसे सेमीकंडक्टर नीति है, राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति है, एरोस्पेस डिफेंस नीति है, पर्यटन नीति है, स्वच्छ एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा नीति है, निर्यात संवर्धन नीति है। ठीक है, ये प्रमुख नीतियां हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो नीतियां हैं, सरकार ने जो भी नीतियां लागू की हैं, उसके बारे में एक एक नीति के बारे में डिटेल से मैं एक एक वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, एक नीति एक वीडियो के अंदर हम डिटेल से उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, कहीं से भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो वहां से हम क्वेश्चन को सही कर सकें। ठीक है, तो हम जो भी नीतियां हैं राजस्थान की, उनको हम एक एक वीडियो के माध्यम से अलग से वीडियो बना करके मैं आपको अपलोड करवा करके उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, प्रमुख विकास परियोजनाओं की नियमित समीक्षा और त्वरित समाधान के लिए शुरू की गई अभिनव पहल राज उन्नति का पूर्ण नाम क्या है? राजस्थान यूनिफाइड नेटवर्क फॉर नेशनल एक्शन, राजस्थान यूनिफाइड नेटवर्क फॉर न्यू एक्शन, राजस्थान अर्बन नेटवर्क फॉर न्यू एक्शन, राजस्थान यूनाइटेड नेटवर्क फॉर न्यू एक्शन? तो इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान यूनिफाइड नेटवर्क फॉर न्यू एक्शन। ठीक है, तो बात करते हैं राज उन्नति की। तो राज उन्नति का मतलब होता है यू मतलब राजस्थान मतलब राजस्थान, यू मतलब यूनिफाइड, एन मतलब नेटवर्क, एन मतलब न्यू, एक्शन मतलब एक्शन। ठीक है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नेतृत्व में राजस्थान सरकार की एक प्रमुख निगरानी और प्रशासन पहल है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है राज्य में रुकी हुई विकास जो परियोजनाएं हैं, जो योजनाएं रुक चुकी हैं, योजनाओं और जन शिकायतों का समाधान कर विकास कार्य को प्रगति देना। इसका मुख्य रूप यही है कि जो भी सरकार की जो भी योजनाएं हैं, विकास परियोजनाएं हैं राज्य के संबंध में, जो योजनाएं रुकी हुई हैं, जो चल नहीं रही हैं, वर्षों से बंद पड़ी हुई हैं, ठीक है, और जो शिकायतें आ रही हैं, ठीक है, उन सभी का समाधान करने के लिए राज उन्नति का जो है लॉन्च की गई है। और इसके तहत प्रशासन के जो भी कार्य हैं उन पर निगरानी रखना, ठीक है, उनको संचालित करना, ठीक है, उनके विकास पर आधारित जो भी योजनाएं हैं या जो भी उसके उद्देश्य हैं उनको पूर्ण करना, ये सारे जो कार्य हैं वो राज उन्नति का एक कार्य है। ठीक है, अब बात करें राजस्थान में स्टार्टअप संस्कृति को नई पहचान देने वाला और युवाओं को रोजगार से जोड़ने वाला आई स्टार्ट कार्यक्रम किस विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है? उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा, कौशल एवं उद्यमिता विभाग द्वारा, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा? तो जो आई स्टार्ट कार्यक्रम है राजस्थान के अंदर वो चलाया जा रहा है सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब बात करते हैं आई स्टार्ट के बारे में। आई स्टार्ट कार्यक्रम क्या है? तो राजस्थान सरकार का प्रमुख स्टार्टअप और नवाचार प्रोत्साहन कार्यक्रम है। इसके तहत सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा यह संचालित किया जा रहा है। राज्य के उद्यमियों, छात्रों, निवेशकों के लिए पंजीकरण, इंक्यूबेशन, फंडिंग जो वित्त पोषण कहते हैं, मेंटरशिप यानी कि प्रशिक्षण के लिए एकीकृत सिंगल विंडो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, आई स्टार्ट क्या है? एकीकृत सिंगल विंडो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके तहत आप उद्यमी हो, छात्र हो, निवेशक हो, उनका पंजीकरण हो, उनकी फंडिंग से संबंधित हो या उनके प्रशिक्षण से संबंधित जो भी कार्य हैं वो इस कार्यक्रम के माध्यम से किए जाएंगे। आई स्टार्ट कार्यक्रम के तहत स्टार्टअप की पहुंच को जिला स्तर तक ले जाने के लिए लॉन्च पैड माध्यम का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, अब लॉन्च पैड क्या है तो इसके बारे में बात करें तो मुख्य उद्देश्य और लाभ, तो लॉन्च पैड और नेस्ट
छात्रों और युवा उद्यमियों को प्रारंभिक स्तर पर मार्गदर्शन देना, तकनीकी सहयोग देना और राज्य भर में आई स्टार्ट लॉन्च पैड स्थापित किए गए हैं। ठीक है, आई स्टार्ट लॉन्च पैड स्थापित क्यों किए गए हैं? जिसके माध्यम से छात्रों और युवा उद्यमियों को प्रारंभिक स्तर से मतलब प्रारंभ से ही उनको मार्गदर्शन देना, तकनीकी संबंधी जो सहयोग है वो उनको प्रदान करना। ठीक है, इसका लक्ष्य है। और लॉन्च पैड के माध्यम से स्कूल और कॉलेज के छात्रों को स्वरोजगार और व्यवसाय की बुनियादी जानकारी भी प्रदान की जाती है। ठीक है, ये एक सेंटर होता है। ठीक है, लॉन्च पैड जैसे लॉन्च पैड के बाद में बात करें तो किसी विमान हो, ठीक है, उसको लॉन्च किया जाता है। ठीक है, उसके लिए लॉन्च पैड बनाया जाता है। उसी प्रकार राज्य में छात्रों और युवा उद्यमियों को उद्योग के क्षेत्र में मार्गदर्शन देना, तकनीकी सहयोग देना। ठीक है, उसका कार्य करने के लिए आई स्टार्ट कार्यक्रम चलाया गया है और वो एक लॉन्च पैड की तरह यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, जिसको हम दूसरे नाम से नेक्स्ट के नाम से भी जान सकते हैं। उसके बाद में एक और आता है यहाँ पे सीड फीडिंग और आर्थिक सहायता। पात्र जो स्टार्टअप को अपने आइडियाओं को विकसित करने के लिए अनुदान और शुरुआती पूंजी के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है। तो शुरुआती जो पूंजी होती है ना, उसी को ही क्या कहते हैं? सीड फीडिंग कहते हैं। तो हम बात करें सीड फीडिंग का संबंध किससे है? तो वो है आई स्टार्ट कार्यक्रम से संबंधित है। ठीक है, महिला उद्यमी और ग्रामीण क्षेत्रों में जुड़े स्टार्टअप को इनके अतिरिक्त प्राथमिकता और प्रोत्साहन विशेष रूप से 5 लाख रुपए तक का प्रावधान मिलता है। सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म हमने पढ़ाई था। आई स्टार्ट एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है जहां इंक्यूबेशन और कार्यस्थल के बारे में यहाँ पे जानकारी दी जाती है। ठीक है, पंजीकरण किया जाता है। और इंक्यूबेशन और कार्यस्थल की बात करें तो जयपुर में स्थित टेक्नो हब और राज्य के सभी 7 संभाग मुख्यालयों पर इंक्यूबेशन सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पर छात्र हो या युवा उद्यमी हो वहाँ पे पंजीकरण दे सकते हैं, प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, जिलों में स्थापित आई स्टार्ट नेक्स्ट के केंद्रों के माध्यम से मुफ्त कार्यस्थल प्रदान किया जाता है, इंटरनेट प्रदान किया जाता है और अत्याधुनिक साधनों को उपलब्ध करवाए जाते हैं। ठीक है, आई स्टार्ट नेक्स्ट का मतलब है वह स्थल जहाँ पे मतलब वहाँ पे रह करके आप कार्य कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे मुफ्त आपको इंटरनेट प्रदान किया जाता है, अत्याधुनिक साधन प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, वहाँ से अपने स्टार्टअप को बढ़ावा दे सकते हैं। वित्तीय सहायता की बात करें तो नए उद्योगों के आइडिया स्टेज पर अनुदान दिया जाता है। ठीक है, इक्विटी मुफ्त होती है, वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। स्कूली छात्रों के लिए जो एक कार्यक्रम चलाया गया है वो 8वीं से 12वीं तक की छात्रों के उद्यमिता को जगाने के लिए आई स्टार्ट इंस्टीट्यूट प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो आई स्टार्ट इंस्टीट्यूट प्रोग्राम क्यों चलाया जा रहा है या किसके लिए चलाया जा रहा है? तो वो चलाया जा रहा है छात्रों को, कक्षा 8 से 12वीं तक के छात्रों को उद्यमिता या उद्यमी बनाने के लिए चलाया जा रहा है। ठीक है, आई स्टार्ट कार्यक्रम मुख्य रूप से हब एंड स्पोक मॉडल पर आधारित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन आपको दे सकता है, सिंगल रूप में भी दे सकता है या फिर मतलब अलग अलग जो है स्टेटमेंट देकर के भी आपको पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना, इसके तहत उद्यमिता विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उसमें पशुपालन क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए अधिकतम कितने रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है? 10 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए या 50 लाख रुपए? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 50 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जा सकता है अधिकतम। ठीक है, अब बात करें राष्ट्रीय पशुधन मिशन की उद्यमिता विकास कार्यक्रम। ठीक है, योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य है मुर्गी, भेड़, बकरी, सुअर, अश्व, ऊंट, गधा पालन के साथ साथ चारे के उत्पादन में व्यवसाय स्थापित करना और उद्यमियों को वित्तीय सहायता के रूप में 50% तक पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाती है। सब्सिडी की बात करें तो इस योजना के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के लिए परियोजना लागत का 50% अधिकतम 50 लाख रुपए तक का अनुदान 2 किस्तों में दिया जाता है। बात करें सब्सिडी 50% तक जो हम लागत लगाते हैं, जैसे हमने लागत लगाई 1 करोड़ रुपए, ठीक है, तो 1 करोड़ का 50% होता है 50 लाख रुपए। तो ये आपको क्या करेगी? सरकार दे देगी। अगर आपने 2 करोड़ रुपए लगाए किसी परियोजना में और उसका 50% होता है 1 करोड़ रुपए, ठीक है, तो आपको सरकार 1 करोड़ नए रुपए देकर अधिकतम 50 लाख रुपए ही देगी। तो यहाँ पे भी आपको 50 लाख रुपए ही अनुदान के रूप में या सब्सिडी के रूप में प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं व्यवसाय क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे व्यवसाय भेड़ और बकरी पालन कर सकते हैं, ठीक है, सुअर का पालन कर सकते हैं, कुक्कुट मुर्गी का पालन कर सकते हैं, अश्व, ऊंट और घोड़ा, मतलब घोड़ा, ऊंट और गधा का पालन कर सकते हैं, और चारा विकास से संबंधित आप कोई भी कार्य कर सकते हैं जिसके तहत आपको सहायता या सब्सिडी प्रदान की जाती है, ठीक है। अब बात करें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार के कुल अंशदान को मिलाकर प्रदेश के किसानों को अब प्रतिवर्ष कितने सम्मान निधि प्रदान की जाती है या मिल रही है? 6,000 रुपए, 7,500, 9,000 रुपए, 10,000 रुपए। तो इसका आंसर होगा सी, 9,000 रुपए प्रदान की जा रही है। अब बात करें राजस्थान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की। राजस्थान सरकार की एक प्रमुख योजना है भारत सरकार की, क्योंकि यह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो योजना है वो भारत सरकार की है। इसके तहत जो पात्र किसान परिवार हैं उनको प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता 3 समान किस्तों, मतलब 12 माह में 3 किस्त प्रदान की जाती हैं, और 3 माह में 2,000 रुपए की किस्त प्रदान की जाती है, ठीक है, और जो बैंक खातों में सीधी आ जाती है। और बात करें राजस्थान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को केंद्र के 6,000 रुपए तो मिलते ही हैं, साथ में राज्य सरकार द्वारा 3,000 रुपए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि भी दिए जाते हैं, जिससे उन्हें कुल 9,000 वार्षिक वित्तीय सहायता मिलती है। राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में केंद्र सरकार द्वारा 6,000 रुपए दिए जाते हैं, प्लस में राज्य सरकार द्वारा 3,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं, कुल 9,000 रुपए किसानों को सम्मान निधि के रूप में मिलते हैं। बात करें कुल वार्षिक सहायता तो केंद्र से 6,000, राज्य से 3,000, तो कुल 9,000 प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। ये हमारी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना थी। अगली बात करें, प्रदेश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए STEM शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ STEM का पूर्ण रूप क्या है? STEM, STEM, साइंस, टेक, इंजीनियर और मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ठीक है, इसका पूर्ण नाम है। अब बात करते हैं स्टेम के बारे में। तो शिक्षा क्षेत्र में स्टेम का पूर्ण रूप है विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। इसका उद्देश्य छात्रों को सैद्धांतिक ज्ञान देने के बजाय व्यवहारिक और अंतः विषयक इंटीग्रेटेड, मतलब समग्र दृष्टिकोण को प्रशिक्षित करना, ताकि वे भविष्य की तकनीकी चुनौतियों को समझ सकें और स्टार्टअप इकोसिस्टम में नवाचार कर सकें। साथ ही युवाओं में रचनात्मक और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। जब भी कोई भी छात्र हो या कोई भी उद्यमी हो अपना स्टार्टअप तैयार करता है या शुरू करता है, तो उसके लिए यहाँ पे स्टेम का प्रयोग किया जा रहा है शिक्षा क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम के तहत कितने रुपए तक का बीमा कवर दिया जाता है? 10 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 25 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है या बीमा कवर प्रदान किया जाता है। बात करें मुख्यमंत्री स्पोर्ट्स पर्सन बीमा योजना, ठीक है। तो इस योजना के तहत राज्य के मूल निवासी जो होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क दुर्घटना जीवन बीमा कवर दिया जाता है। योजना की मुख्य विशेषता यह है कि खिलाड़ियों को अधिकतम 25 लाख रुपए तक का जीवन दुर्घटना बीमा प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य है बीमित अवधि में दुर्घटना होने वाली क्षति या मृत्यु पर आर्थिक सहायता और प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में जीवन बीमा उपलब्ध करवाया जाता है। इसके पात्र कौन हो सकते हैं? तो वह राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को यह प्रदान किया जाता है। इसका जो संचालन है वो राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो इसका संचालन बोल दें या इसका नोडल बोल दें तो वो है राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, ठीक है। उसके ही तहत ये 25 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। अन्य सुविधाओं की बात करें तो इस स्कीम के साथ साथ राज्य सरकार द्वारा खिलाड़ियों के कल्याण हेतु अन्य कदम भी उठाए गए हैं। नई खेल नीति जब लाई गई है तो राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को 10 लाख रुपए तक की हेल्थ मेडिकल इंश्योरेंस दिया जाता है। मतलब प्रतिवर्ष जब भी वर्ष के अंदर जैसे तबीयत खराब हो जाती है तो उसके लिए क्या होता है कि राष्ट्रीय स्तर के जो खिलाड़ी होते हैं उनको तो 5 लाख रुपए तक का बीमा प्रदान किया जाता है,
हेल्थ इंश्योरेंस, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो खिलाड़ी हैं उनको 10 लाख रुपए हेल्थ मेडिकल इंश्योरेंस प्रदान किया जाता है। उसी के तहत हमारे राजस्थान में एक स्कीम आती है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, इसका क्या उद्देश्य है? जो 2028 में ओलंपिक होने वाले हैं लॉस एंजलिस के अंदर यूएसए में, ठीक है, उनकी तैयारी के लिए राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम चलाई जा रही है, जिसमें 50 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को 25,000 का मासिक भत्ता और विश्व स्तर सुविधाएं मिलती हैं, जिससे उनको ओलंपिक के लिए तैयार किया जा सके, ओलंपिक में पदक प्राप्त किए जा सके, जीत सके। उसके लिए 50 प्रतिभाशाली वित्तीय खिलाड़ियों को चुना गया है और 25,000 रुपये उनको मासिक भत्ता दिया जाता है और विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में पैरा खिलाड़ियों के लिए कुल कितनी सीटों का आरक्षण रखा गया है? ठीक है, कितनी प्रतिशत सीटें हैं वो आरक्षित रखी गई हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा 50 सीटें हैं या 50 प्रतिभाशाली जो खिलाड़ी हैं उनको चुना गया है। 10%, 15%, 20%, 25%। तो यहाँ पे हो जाएगा 20% जो है वो पैरा खिलाड़ियों को आरक्षित रखा गया है। ठीक है, बात करें राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम की, तो इसमें कुल सीटें हैं वो 50 हैं और उनका 20% हिस्सा मतलब अधिकतम 10 सीटें विशेष रूप से पैरा खिलाड़ियों के लिए आरक्षित रखा गया है। 50 में से 10 सीटें हैं वो पैरा खिलाड़ियों के लिए आरक्षित रखी गई हैं। आरक्षित कोटे की मुख्य विशेषताएं क्या है? समावेशी विकास करना, समावेशी विकास को बढ़ावा देने के यह पहल की गई है ताकि पैरा एथलेटिकों को भी आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। योग्यता, किसी कारणवश पैरा खिलाड़ियों के लिए आरक्षित सीट खाली रह जाती है तो उन्हें सामान्य खिलाड़ियों को आवंटित किया जा सकता है। ठीक है, योजना का लक्ष्य है कि जो 50 जो प्रतिभा खिलाड़ी हैं उनका चयन किया जाता है और जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षण की सुविधाएं मिलती हैं और 25,000 रुपए तक की मासिक सहायता भी प्रदान की जाती है। ठीक है, तो आपको 2 बातें याद रखनी है। एक तो जो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है, ठीक है, उसमें कुल सीटें 50 हैं, 50 प्रतिभाशाली हैं, उनमें से 10% वो पैरा खिलाड़ियों के लिए आरक्षित रखी गई है और उसी के साथ में 25,000 रुपए उनको मासिक वेतन दिया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, साइबर धोखाधड़ी के मामले में फ्रीज हुए बैंक खातों को अनफ्रीज कराने के लिए कौन सा तंत्र विकसित किया गया है? साइबर मित्र मॉड्यूल, कवच मॉड्यूल, जीआरएम मॉड्यूल, जन राहत मॉड्यूल। तो ऑप्शन सी जीआरएम मॉड्यूल विकसित किया गया है। अब बात करें जीआरएम मॉड्यूल क्या है? ग्रीवनेंस रेड रेजल मैकेनिज्म मॉड्यूल। साइबर धोखाधड़ी के मामले में फ्रीज हुए बैंक खातों को अनफ्रीज कराने के लिए जीआरएम मॉड्यूल विकसित किया गया है। फ्रीज हुए अकाउंट मतलब जब जैसे साइबर धोखाधड़ी होती है, ठीक है, और उसके साथ में जब बैंक अकाउंट होता है तो जो बैंक अकाउंट होता है वो बंद रहता है, ठीक है, उसको बंद करवा दिया जाता है। ठीक है, जैसे हम बात करें तो साइबर धोखाधड़ी होती है, जैसे किसी व्यक्ति के साथ में धोखाधड़ी हुई, उसने फोन किया 193230 पे, ठीक है, साइबर सेल को, तो वहां से उसको जब शिकायत वो दर्ज करवाता है तो उसके बैंक जो अकाउंट है उसको फ्रीज कर दिया जाता है। ठीक है, जहाँ से लेन देन नहीं हो पाता है। ठीक है, और जहाँ साइबर अपराध होता है जिस बैंक खाते से उसको भी फ्रीज कर दिया जाता है। ठीक है, अब जैसे आम नागरिक होता है तो उसके फ्रीज जो बैंक अकाउंट होता है उसको फ्रीज करवाने के लिए यह चलाया जा रहा है। ठीक है, जो जीआरएम मॉड्यूल है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र जिसे I4C द्वारा तैयार किया गया ताकि निर्दोष खाताधारकों को बिना कोर्ट के चक्कर काटे त्वरित और पारदर्शी समाधान मिल सके। ठीक है, जो भी खाताधारक होता है जिसका फ्रीज अकाउंट हो चुका है उसको अनफ्रीज किया जा सके, कोर्ट के चक्कर ना लगाए जा सके। ठीक है, मुख्य विशेषताओं या समाधान की बात करें जीआरएम मॉड्यूल, यह एक ऑनलाइन पोर्टल है उन खाताधारकों के लिए है जिनके खाते संदिग्ध लेन देन के कारण गलती से या अनजाने में फ्रीज या होल्ड कर दिए जाते हैं। एसओपी का पालन, नई मानक संचालन प्रक्रिया के तहत खाताधारक बैंक को आवेदन और उचित साक्ष्य देकर अनफ्रीज करने का अनुरोध कर सकते हैं और जांच अधिकारी भी इसकी जांच करके इसको अनफ्रीज करवा सकते हैं। ठीक है, तो जो फ्रीज अकाउंट हो गए हैं उनको अनफ्रीज करने के लिए जीआरएम मॉड्यूल का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, बात करें राजस्थान ऑन सेमीकंडक्टर मिशन के तहत राज्य का पहला सेमीकंडक्टर क्लस्टर कहाँ शुरू किया गया है? एक नीति है
राज्य सरकार की सेमीकंडक्टर नीति तो 2026 के अंदर आई। 18 मार्च 2026 को हम नीतियों के बारे में विस्तार से अलग से वीडियो बना करके पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक नीति के बारे में विस्तार से। तो यहाँ पे हम बात करें, राज्य का पहला सेमीकंडक्टर क्लस्टर कहाँ बनाया जा रहा है? भिवाड़ी में, सालासर में, कनकपुरा में, जोधपुर में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भिवाड़ी के अंदर बनाया जा रहा है। अब बात करें, राजस्थान का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट भिवाड़ी खेरतल तिजारा, या हम अलवर भी बोल सकते हैं, क्योंकि पहले जो भिवाड़ी था वो अलवर में आता था। खेरतल तिजारा अलवर से अलग होकर के नया जिला बन गया है और उसी में भिवाड़ी क्षेत्र आता है। ठीक है, और बात करें तो किस कंपनी ने निर्माण किया है? तो सहस्त्रा सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा यह स्थापित किया गया है। इसका जो शुभारंभ है वो आईटी मिनिस्टर या रेलवे मंत्री जो अश्विनी वैष्णव है, केंद्रीय रेल मंत्री, उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है और स्थान है सलारपुर भिवाड़ी के अंदर। ठीक है, एल सिन्हा द्वारा विकसित इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, ईएमसी, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर प्लांट की, या फिर हम बोल सकते हैं ईएमसी सेमीकंडक्टर प्लांट। ठीक है, ये भी हम बोल सकते हैं। और सहस्त्र सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड की सेमीकंडक्टर फैसिलिटी का वर्चुअल उद्घाटन हुआ है। यह भारत का पहला लघु एवं मध्यम उद्योग के नेतृत्व वाला सेमीकंडक्टर प्लांट है। यहाँ पे माइक्रो एसडी कार्ड होंगे जो हम यूज करते हैं हमारे फोन के अंदर। ठीक है, फ्लैश स्टोरेज है, एलईडी ड्राइवर है, आईसी है, इसी में आरएफआईडी चिप्स की पैकेजिंग की जाएगी या इनका निर्माण किया जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, पंचकुरी योजना में एक जिला एक उपज के तहत ब्यावर जिले की उपज कौन सी है? मूंग, गेहूं, शहद, आलू। तो यहाँ पे ब्यावर जिले का जो उपज है वो है ऑप्शन बी, गेहूं। और हमने पिछले दिनों जो भी प्रश्नोत्तरी पढ़ी हमने शॉर्ट्स के रूप में, तो वहां पे हमने कुछ उपज, कुछ जिले देखे थे। उनमें से हम देखें तो नागौर, नागौर का उपज है मूंग। ठीक है, डीडवाना कुचामन की बात करें तो डीडवाना कुचामन का है प्याज। ठीक है, और भीलवाड़ा का हमने देखा तो भीलवाड़ा का उपज है संतरा। और ब्यावर का हमने देख लिया गेहूं, और अजमेर का है गुलाब। ये हमने पिछले दिनों हमारी जो सुजस ई प्रश्नोत्तरी थी शॉर्ट्स के रूप में हमने देखा है। ठीक है, और आगे वाले दिनों में हम जब भी हमारे ये उपज पूरे हो जाएंगे शॉर्ट्स के रूप में, तो हम एक साथ एक लंबा वीडियो बना करके इनको विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ में ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और सभी को जय हिंद, जय भारत।